भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आज से प्रारंभ हो रहा है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम हम जैसे आपका पीजीटी का कोर्स, आपका झारखंड का पीजीटी कोर्स है, उत्तर प्रदेश पीजीटी का है और टीजीटी का भी, एलटी का भी है, तो इसीलिए अब यह आपका प्रकरण चल रहा है उत्तर रामचरितम। सबसे पहले हम भूमिका देखें, एक तरफ से चलते हैं, जान ही रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हम भूमिका चलेंगे। भूमिका में नाटक का महत्व है। सबसे पहला हेडिंग आप देखेंगे, अगर आपके पास अगर बुक होगी, कौन सी बुक होगी? कपिल देव द्विवेदी की बुक होगी, हाँ, उत्तर रामचरितम की, तो उसमें बहुत बढ़िया ढंग बताया गया है, नाटक का महत्व है। उसके बाद अगला आपका रहेगा नाटकों की उत्पत्ति कैसे हुई, तब अगला हेडिंग रहेगा आपका नाटक की रूपरेखा क्या है। इसी टाइप में हम लोग चलेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि नाटक का महत्व में क्या महत्व है, कैसे महत्व है, आप लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे नाटक का महत्व में काव्य के दो भेद होते हैं। काव्य के दो भेद होते हैं, जान ही रहे हैं। एक दृश्य काव्य होता है और दूसरा जो है श्रव्य काव्य होता है। दृश्य में कोई भी प्रकरण करके दिखा करके अभिनय किया जाता है, उसको दृश्य काव्य कहते हैं। और कोई भी श्रव्य में अगर सुना जाता है, वो दिखाई नहीं देता, तो उसको कहते हैं श्रव्य काव्य। जैसे रेडियो पे गाना आता था, पहले रेडियो पर समाचार आता था, तो उसको क्या कहेंगे? श्रव्य काव्य कहेंगे। लेकिन दृश्य काव्य में तो दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। हाँ, तो आप लोग जान रहे हैं काव्य के दो भेद होते हैं। सबसे पहले आपका दृश्य काव्य है। दृश्य काव्य का वर्णन करेंगे। दृश्य काव्य का या रूपकों के 10 भेद होते हैं। रूपकों के भेद बराबर 10 भेद। यहाँ आप 10 भेद लिख दीजिएगा, क्योंकि 10 भेद बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका रूपकों के भेद पूछा जाता है। रूपक के कितने भेद होते हैं? 10, 11, 12, 15, 18, तो रूपक के 10 भेद होते हैं, बल्कि उपरूपक के आपके 18 भेद होते हैं। उपरूपक रूपक के 18 भेद होते हैं। अब आएगा क्वेश्चन, उपरूपक के कितने भेद होते हैं? तो 18 भेद आप मारिएगा। और रूपक के कितने भेद होते हैं? 10 भेद मारिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगली श्रृंखला चलेंगे कि सबसे पहले नाटक में जो रूपक के भेद हैं, पहला भेद है नाटक। क्या है? नाटक। नाटक भेद है। दूसरा आपका क्या है? प्रकरण है। तीसरा भाण है। और चौथा आपका व्यायोग है। हाँ, व्यायोग है। और उसके बाद पांचवा आपका समकार है। छठवां आपका डिम है। सातवां आपका इहा मृग है। आठवां आपका अंक है। तब बीथी है। नौवां, 10वां आपका प्रश्न है। सब ठीक है। अब ये देखना है नाटक क्या है। नाटक तो 5 से 10 अंक तक माना जाता है। 5 से शुरू होता है और 10 अंक तक जाता है, उसे हम नाटक कहते हैं। लेकिन यही जगह पे प्रकरण देखेंगे 10 अंक माना जाता है, और भाण देखेंगे 1 अंक माना जाता है। व्यायाम देखेंगे 1 अंक माना जाता है। और समकार देखेंगे तो 3 अंक माना जाता है। और डिम आप देखेंगे तो 4 अंक माना जाता है, ठीक है। और इहा मृग 1 या 3, 1 या 3, 4 या 1, 4 या 1 अंक माना जाता है। अंक विधि प्रश्न, ये आपके जो है अंक विधि आपकी जो है, हाँ, अंक आपके 1 अंक माना जाता है, विधि आपके 1 अंक माना जाता है। उसके बाद आपका प्रश्न आपका जो है 1 अंक माना जाता है, ठीक है। ठीक है, ये आपके 10 हो गए हैं। कुल मिला के 1-1 अंक वाले 5 होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। 5 आपके तो ऐसे याद हो गया। हाँ, भाण, व्यायाम, अंक, बीथी, प्रहसन, ये सब आप अलग कर दीजिएगा, अलग लिख लीजिएगा। चाहे इसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपके 5 अंक क्या हैं? 1-1 अंक के हैं, ठीक है।
और उसके बाद आपका 5 ऐसे होंगे कि अलग अलग अंक होंगे। जैसे नाटक है 5 से 10 अंक माना जाता है, प्रकरण है सिर्फ 10 अंक माना जाता है, समवकार है 3 अंक माना जाता है, डिम है 4 अंक माना जाता है, इहा मृग है आपका 4 अंक माना जाता है या 1 अंक माना जाता है। 4/1 लिख दीजिएगा, 4/1 मतलब 4 या 1, ठीक है। डिम, यह मृग का मतलब होता है मृग। मृग आप देखें ना, उसके 4 पैर होते हैं, 1 पूंछ होती है, तो 4 या 1, 4 पैर या 1 पूंछ, 4 या 1। डिम डम डिम डिम डमरू बजता है, शंकर भगवान बजाते हैं डम 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 डमरू, तो उसका मान लीजिए 2 2 4 हो जाता है, तो जो 4 होता है, ठीक है। इस टाइप समवकार आप निकालेंगे तो वकार करेंगे तो 3 अंक आ जाएगा वकार में, ठीक है, 3 अंक माना जाता है। हाँ, सम मीन बराबर है, क्या बराबर है, वकार बराबर है, वकार आप 3 अंक में ले लेंगे, हो गया, ठीक है। अब प्रकरण आपका 10 अंक जान ही रहे हैं। प्रकरण आपका मृच्छकटिकम है, इसको देखेंगे। नाटक आपका 5 से 10 अंक माना जाता है। अब देख लीजिए नाटक कौन आ रहा है, प्रकरण कौन आ रहा है। आप तीसरे मतलब चरण में चल रहे हैं हम लोग। पहले चरण में मैंने बताया नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायाम, समवकार, डिम, इहा मृग, अंक, बीथी, प्रहसन, इस टाइप बताया। लेकिन दूसरे अंक में मैंने अंकों की श्रेणियाँ बताई, कितने अंक होते हैं किसमें। अब तीसरे में बता रहे हैं नाटक के कौन कौन से ग्रंथ हैं, ठीक है। सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम स्वप्नवादर्शन उत्तरामचरितम। अभिज्ञान यहाँ लिखेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम स्वप्नवास दत्तम, स्वप्नवास दत्तम, उत्तर रामचरितम, ये तीनों जो है उत्तर रामचरितम नाटक की श्रेणी में 5 से 10 अंक माने जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए प्रकरण में, देखिए प्रकरण कौन कौन आता है। मृच्छकटिकम, माल के माध्यम, सरित पुरुष, मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम पहला। दूसरा आपका मालती माधवम, मामऊ, मालती माधवम, थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा तो हम बोल रहे हैं, आप ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका सारिपुत्र प्रकरण, सारिपुत्र प्रकरणम। चौथा आपका आप देखेंगे तो आपका पुष्पभूषित, ये आपका है। अब देखिए भाण कितने हैं। लीला मधुकरम, श्रृंगार मरकट, लीला मधुकरम, मधुकरम, और पहला हो गया। दूसरा आपका हो गया श्रृंगार मरकट, श्रृंगार, और तीसरा आपका मरकट, ठीक है। अब देखिए इसको देखिए, सौगंधिक हारणम, सौगंधिक हारणम पहला हो गया। दूसरा आपका हो गया सौगंधिक हारणम, और जामद गे न जय, जामद गे न जय। और आपका समोकार देखेंगे, समुद्र मंथन और नवग्रह चरितम, समुद्र मंथनम और नवग्रह चरितम, ग्रह चरितम।
इस टाइप है भैया। ये आपका समोकार 2 हो गया, व्यायोम 2 हो गया, सौगंधिक और जामाग्न आधा गा है तब आधा ना है, या है, जा है, या है, ठीक है। और भाड़ में लीला मधुक्रम श्रृंगार और मरकटम, ठीक है। उसके बाद भाड़ आपका हो गया, लीला हो गया, प्रकरण में सकटक्यम मालती माधवम सारित पुत्र प्रकरण पुष्पभूषित, और नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम स्वप्नवास दत्त उत्तरामचरितम, ठीक है। अब डिम चलते हैं, डिम 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 4 और त्रिपुत्र दाह, त्रिपुर दाह, ये आपका हो गया। इसमें 16 नायक हैं, आप समझ लीजिए 16 नायक हैं। और यह मृग में देखिए क्या है, कुसुम शेखर विजयम, कुसुम शेखर विजयम, ठीक है। अंक देखिए, अंक क्या है, अंक में शर्मिष्ठा ययाति की कहानी है, शर्मिष्ठा ययाति की कहानी है। हाँ, बीथी, बीथी आप देखेंगे मालविका, मालविका। और प्रहसन आप देखेंगे कंदर्प केलि धूर्त चरितम, कंदर्प केलि, उसके बाद धूर्त चरितम, धूर्त चरितम, ठीक है, धूर्त चरितम। इतने आपके हो गए हैं। थोड़ा सा ये मान लीजिए ना दिखाई दे तो थोड़ा सा नहीं वैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लीला हो गया, ये तीनों एक है, ये चारों एक है, ये दोनों एक है, ये दोनों एक है, ठीक है। श्रृंगार मरकटम, श्रृंगार शेखर है, मरकट मदलिका है, श्रृंगार शेखर, शेखर मरकट मदलिका, मदलिका, ठीक है। इस टाइप आपका है। तो आप लोग देखेंगे अब फटाफट काम हो जाएगा। ये आपके काव्य के 2 भेद में पहला भेद दृश्य काव्य है। दृश्य काव्य में 10 रूपक होता है और उपरूपक कितने हैं, 18 भेद होते हैं। तो ये आप लोग इतना जानिए कि उपरूपक नहीं आता है, आप सिर्फ रूपक याद करेंगे। नाटक में नाटिका हो जाता है, उपरूपक में प्रकरणिका, भाणिका, व्यायोमिका, समवारिका, इस टाइप आपके 10 भेद तो ये है, 8 भेद इसमें से और बन जाता है। डिम डिम यह मृग इस टाइप है, मतलब 10 भेद है, 8 भेद आपके एक्स्ट्रा इसिम से बनेगा, हो जाएगा 18 भेद, ठीक है। उसी को कहते हैं उपरूपक। उपरूपक 18 भेद होते हैं। अरूपक कितने भेद होते हैं, 10 भेद होते हैं। 10 भेद कौन है, नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोम, समोकार, डिम, यह मृग, अंक, बीथी, प्रहसन। ये सब आप एक नोट्स बनाते चलिए। कंप्लीट नोट्स बनवाने की हमारी प्रेरणा है, जिससे कि कंप्लीट नोट्स अभी से ही बनाएंगे तो आपको क्या होता है ना, एग्ज़ाम में जो है इतना नहीं पढ़ पाते हम लोग जल्दी से, उसमें शॉर्टकट होता है। जब आप लिखे रहेंगे ना तो वही उतने इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ लेंगे, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं तो आप आइए अभी टाइम है, अब घूमिए, तो एग्ज़ाम आएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, तो इसीलिए जो नए भाई बहन मान लीजिए पढ़ रहे हैं, पुराने हैं मान लीजिए ना लिखेंगे, बात अलग है, तो एक बार में ध्यान दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नए भाई बहन हैं तो अवश्य लिखें, क्योंकि जो चीज़ें लिख देते हैं ना आप कभी नहीं भूलते हैं, उसको लिख कर याद करेंगे। एक एक तरफ सब देखिए, मैंने पहला वीडियो बना रहा है, मतलब इसका हो रहा है भाग 1 हो रहा है, तो भाग 2 आएगा, भाग 3 आएगा, इससे श्रृंखलाबद्ध रहेगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर रहेगा देखने उठने में, लेकिन सॉलिड मैटर रहेगा जो भी रहेगा। जहाँ से क्वेश्चन उठना है उसको एकदम
ले आएंगे, उसको लिख कर, इसीलिए हमारा बहुत मेहनत लगता है इसमें लिखने में, पढ़ने में, समझने में। ठीक है, आपके लिए मैं तत्पर रहूँगा, आप अवश्य इसको ध्यान दीजिएगा। एक तरफ से एक कॉपी बना लीजिएगा 10, 20, 50 रुपए की एक बढ़िया सा, और एक तरफ से लिखते हुए चलेंगे ना, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा हमारे हिसाब से। ठीक है, चलिए अब हम अगला चलते हैं। संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति कैसे हुआ। अगला हेडिंग हमारा पहला तय हो गया है। पहले इसको डाल दीजिए नाटक का महत्व है, तो दूसरा आपका नाटक की उत्पत्ति कैसे हो रही है उसको हम देखते हैं। तमाम कवि ने अपना अपना जो है प्रदर्शन करते हैं, अपना अपना देखते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखें। ठीक है, तमाम विदेशी राइटर भी कुछ आते हैं इसके लिए, क्योंकि बहुत फेमस है यहाँ से विदेश तक। हाँ, अब देखेंगे संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति किस प्रकार हो रही है, कैसे हो रही है, इसको हम एक बार जब देखेंगे। ठीक है, नाटकों की उत्पत्ति जो है, देखिए काव्येषु नाटकम रम्यम भरत मुनि ने कहा है, काव्यों में नाटक जो है तो बहुत रमणीय होता है। ठीक है, भरत मुनि के द्वारा कहा गया है, पूछा जाता है एग्जाम में, हो सकता है। तो यहाँ आप देखिए भरत मुनि फिर कह रहे हैं, भरत मुनि ने विवेचना किया कि अपने जब काव्य शास्त्रों में लिख रहे थे कि नाटक की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तो उन्होंने लिखा ब्रह्मा के द्वारा हुई है। और ब्रह्मा के द्वारा लिखी गई है, जैसे आपका ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, इस टाइप 4 वेद हैं। चारों वेदों से उन्होंने लिया। भरत मुनि जब लिखने लगे तो ऋग्वेद से क्या हुआ, संवाद मिला, कथोपकथन मिला। और सामवेद से क्या हुआ, संगीत का प्रारंभ होता है। और यजुर्वेद से अभिनय का प्रारंभ है। और अथर्ववेद से रस का प्रारंभ है। हाँ, तो कहने का मतलब, और 5वां वेद क्या मानते हैं भरत मुनि, 5वां वेद नाट्यशास्त्र मानते हैं, ब्रह्मा के द्वारा लिखी गई है। ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ संवाद, ऋग्वेद की सृष्टि, 5वां वेद सार्व। ठीक है, ब्रह्मा के द्वारा तो भाई 4 वेद है, लेकिन 5वां वेद आपका नाट्यशास्त्र के द्वारा माना जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम इसी संग्रह में आगे चलते हैं। संस्कृत नाटकों की कैसे उत्पत्ति होती है, ऐसे उत्पत्ति हो गई है। हाँ, क्या क्या मिला। अब सामवेद संगीत होता है, तो संगीत हमें लगता है, हाँ, नाट्यशास्त्र जो है संगीत के द्वारा उत्पादन हुआ। अब देखिए इसमें संगीत, अभिनय, रस सब कुछ होना चाहिए ना। इसमें संवाद हुआ, ऋग्वेद में संवाद होता है, संगीत का वर्णन होता है सामवेद में, यजुर्वेद में अभिनय का वर्णन, तो अथर्ववेद में रस का वर्णन। तो कहने का मतलब चारों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है नाटक के दृष्टि से देखा जाए तो। नाटक में संवाद भी होना चाहिए, संगीत भी होना चाहिए, अभिनय होना चाहिए, रस होना चाहिए। तो इन्होंने सबसे निचोड़ लिया भरत मुनि। ब्रह्मा के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद लिखा गया है, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा निचोड़ लिया, संवाद लिया, संगीत लिया, अभिनय लिया और रस लिया। इसी से नाट्य शास्त्र 5वां वेद मान रहे हैं। अभी आप देखेंगे, थोड़ा सी हिस्ट्री में चले जाएंगे, इतिहास में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तो मान लीजिए है ही। इसी के बाद 5वां वेद मानेंगे तो इतिहास माना जाता है। ठीक है, 5वां वेद उन्होंने इतिहास माना है। ठीक, लेकिन यहाँ क्या है, हम लोग संस्कृत मानते हैं, 5वां वेद क्या है आपका नाट्यशास्त्र है। ठीक है, हाँ, चलिए नाटकों की उत्पत्ति में अगला भाग है भरत मुनि के नाटक को, नहीं, भरत मुनि के कथन को स्पष्ट किया। और नाटक के लिए 4 तत्व आवश्यक होते हैं। कौन कौन 4 तत्व आवश्यक होते हैं आपको मैंने पहले बता दिया था, वही भरत मुनि कह रहे हैं। नाटक के लिए 4 तत्व आवश्यक होता है। कहने का मतलब जो अभी बताया था मैंने, ऋग्वेद से जैसे संवाद होता है कोई, और यजुर्वेद से आपका, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय, और जो है अथर्ववेद से रस का निर्माण होता है। चारों चीज़ आवश्यक होते हैं, आपके भरत मुनि कह दिए हैं। और सामवेद संगीतमय वेद होता है। और इन्होंने चारों तत्वों को चारों वेदों से लिया है। सबसे बड़ी यह बात है, चारों तत्व जो लिए हैं नाटक में, कह रहे हैं चारों वेदों से प्राप्ति है। अभिनय हो, चाहे रस हो, चाहे जो हो, सब चारों वेदों से लिया है।
अब पहला आप देखिए, यम यमी का संवाद सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है, 10/10 है, आप जानते हैं। पुरूरवा का संवाद, पुरूरवा उर्वशी का संवाद, ये भी ऋग्वेद के 10/95 में पाया जाता है। हाँ, आप लोग इसको जानते होंगे। शर्मा पाणी का संवाद, यह भी 10/108 पाया जाता है। हाँ, इंद्र मारुत संवाद, यह जो है 1/165 से 1/170 तक पाया जाता है। ठीक है। विश्वामित्र का संवाद, यह जो है 3/33 में पाया जाता है। इंद्र इंद्राणी का संवाद और वृपाकपि का संवाद, यह जो है 10/86 में पाया जाता है। अगस्त और लोपामुद्रा की कहानी जो है इसका संवाद 101/179 में पाया जाता है। तो इसी प्रकार से संवादों का वर्णन भी पहले जो काव्य शास्त्र हैं या गद्य शास्त्र हैं जो भी है उसमें पाया जाता है। सब में, ऋग्वेद में, कहीं सामवेद में, कहीं यजुर्वेद में, सब में इन लोग की कहानियाँ पाई जाती है। तो वही ये बताया गया है। ये तो उतना नहीं पूछने की शंका है, लेकिन ये है कभी कभी पूछ सकते हैं यम का शब्दांत का मिलता, तो आप ऋग्वेद याद कर लीजिए। पूर्व और वर्षी ऋग्वेद है। शर्मा पाणी संवाद 10/10 है, सब ऋग्वेद ही से संवाद लिया गया है। ठीक है। इसी प्रकार से अगली श्रृंखला हमारी चलेगी और इसका उद्भव कहाँ से हुआ, कौन कौन राइटर ने किए हैं, कौन कौन नहीं किए हैं, कौन कौन जो है कितना मानते हैं, चाहे विदेशी हो चाहे इंडियन हो। ठीक है। हाँ, अब उत्पत्ति देखेंगे। नाटक की उत्पत्ति विद्वानों के द्वारा कैसे तर्क दे रहे हैं अपना अपना आप लोग देखेंगे। कुछ विद्वान ऐसे कह रहे हैं, डॉक्टर रिजवी, प्रोफेसर रिजवे ये कह रहे हैं कि नाटक की उत्पत्ति जो हुआ है, उद्भव हुआ है नाटकों का, मृत आत्माओं से हुआ, को प्रसन्न करने तथा उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए हुआ। कहने का मतलब है जैसे भैया 4 लोग कोई भी बैठे हैं, कह दीजिए अपना अपना मत दीजिए, तो अपना अपना मत इस टाइप इन्होंने अपना प्रोफेसर लोग दे रहे हैं, अपना अपना राइटर लोग दे रहे हैं। ठीक है। नाटकों के कह रहे हैं उद्भव ऐसा होता है, इसलिए होता है कि जो मृत आत्माओं मतलब जो मर गए हैं, जैसे राम, या मतलब राम को नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि अगर कोई मृत हो गया है उसको प्रसन्न रखने के लिए श्रद्धा प्रकट करते हैं, उसी रिजवे ने कहा है। अब जैसे भाई देखिए द्वापर त्रेता इस टाइप युग में तो उन लोग राम या श्री कृष्ण भगवान थे, तो अब तो नहीं है, लेकिन यह है कि हम लोग मानते हैं, श्रद्धा प्रकट करते हैं। इस समय तो हमारे बीच नहीं है, तो इसका मतलब है सर्वव्यापी है, वो तो हर जगह दिखाई नहीं देते लेकिन सर्वव्यापी रहते हैं। तो वही कह रहे हैं नाटक उसी लिए, जैसे राम लक्ष्मण सीता इस नाटक के द्वारा खेला जाता है। 7-8 दिन इनका नाटक होता है। रामलीला जिसको कहते हैं। तो हम लोग नाटक खेलते हैं तो मृत आत्माओं को प्रसन्न रखने के लिए, श्रद्धा प्रकट करने के लिए कहने मतलब होता है। प्रोफेसर रिजवे के अनुसार श्रद्धा और मृत आत्माओं को प्रसन्न, श्रद्धा को अपनी प्रकट कर रहे हैं मृत आत्माओं को, उसी को डॉक्टर रिजवे कह रहे हैं। ठीक है। अब देखिए परवाद कौन कह रहे हैं? परवाद भी हैं। देखिए ये अपने अनुसार क्या कह रहे हैं, विभिन्न पर्वों पर खेले जाने वाले छोटे नाटकों से नाटकों का जन्म होता है। जैसे विभिन्न पर्वों पर खेला जाता है, दशहरा होता है तो उसी दशहरे पर हम लोग रामलीला खेलते हैं, सभी गांव के या शहर के, तो उस पर्व पर खेले जाने वाले छोटे नाटकों से नाटकों का जन्म होता है। छोटे नाटक पहले खेले जाते रहे होंगे। अभी देखिए उत्तर रामचरित में नाटक होता है तो खेले ही गए हैं। क्या नाम है, लवकुश लोग और ये सब लोग अंत में खेलते हैं, सब लोग देखते हैं। तो छोटे नाटकों के जब खेले जाने वाले छोटे नाटकों से नाटकों का उत्पन्न हुआ, छोटे नाटक से बड़ा नाटक उत्पन्न हुआ। और क्या है, रासलीला जो होती है आदि से नाटकों का जन्म हुआ। इसी प्रकार से रासलीला आदि से भी नाटकों का ही जन्म हुआ, नाटकों का जन्म हुआ। अब क्या है, अगला है प्रोफेसर हिलब्रेंड मैंने लिख दिया HILLBRANDH
टी बैंड। तो हिल बैंड जो है और दो मिलकर के हैं, प्रोफेसर स्टेन कोनो, बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए, स्टेन कोनो और प्रोफेसर हिल ब्रांड। तो ए स्टेन STEN KONOW नो कोनो, ये कह रहे हैं नाटकों का जो जन्म हुआ है यह लोकप्रिय स्वांगों से हुआ। कहाँ से हुआ? लोकप्रिय स्वांगों से हुआ। ठीक है, नाटक का जो जन्म होता है स्वांगों से है, लोकप्रिय स्वांगों से हुआ। ठीक है, अब अगला अपना पेश कर रहे हैं प्रोफेसर प्रीशेल PISCHEL प्रीशेल। हाँ, प्रीशेल कह रहे हैं नाटकों की जो उत्पत्ति हुआ है या जन्म हुआ कठपुतलियों के नाच से हुआ। अब नाटक की उत्पत्ति आप लोग कठपुतली का खेलते हैं देखे नहीं होंगे। अगर जाएंगे, मान लीजिए मथुरा आप लोग गए हैं जहाँ भगवान का जन्म स्थली है, तो वहाँ आप लोग जाएंगे, एक तो कौन सा मंदिर है, प्रेम मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ तो बहुत विशालकाय मंदिर बना है, बहुत सुंदर मंदिर बना है, लेकिन जन्मस्थली अलग है जिस पर विवाद छिड़ा था। हाँ, वहाँ क्या कहते हैं, और भी मस्जिदों का विवाद और मंदिरों का विवाद, तो सटकर जहाँ जन्मस्थली हुआ है भगवान श्री कृष्ण का, यही दीवाल है, मान लीजिए यही दीवाल के बगल उधर जाएंगे तो आप क्या हो, दीवाल के, मान लीजिए दीवाल है ना, तो दीवाल के जैसे जस्ट 9 इंची का आगे जाएंगे तो वह उन लोगों का क्या बना है, जिसमें समय ईदगाह बना है बगल में। ठीक है, तो कहने का मतलब एक कमरे, जिस कमरे में भगवान श्री कृष्ण की जन्म हुआ था, जन्म हमको लगता है तोड़ा गया होगा तो थोड़ा सा उधर ही रहा होगा, लेकिन अब क्या करेंगे, मान लिया गया कि चलो यहीं जन्म हुआ था। अभी वो स्थान सब कुछ सुरक्षित देखने के लिए है, दोनों स्थान देख सकते हैं, उधर ईदगाह है और इधर जन्मस्थली है, और थोड़ा सा ऊपर जब चढ़ जाएंगे तो पूरी तरह से दोनों दिखाई देता है बढ़िया सा। हाँ, जन्मस्थली तो नीचे ही दिखाई, लेकिन वो एक और विशालकाय मंदिर बना है, 2-3 तल का है, तो उसमें आप ऊपर जाएंगे तो आराम से देख सकते हैं उधर, और उधर से आप ऊपर से ही थोड़ा सा उस नए मंदिर से होकर आप जाएंगे। कठपुतली के खेल बहुत बढ़िया बना है, कठपुतली का खेल कह रहे हैं, ऐसे आप जाएंगे तो एक झांकी निकलती है, यहाँ कंस का वध हो रहा है, यहाँ उनका जो है जो श्री कृष्ण भगवान पैदा हुए हैं, लेके जा रहे हैं, नदी पार कर रहे हैं, मतलब ऐसे कठपुतली छोटे छोटे पता नहीं कैसे बनाए हैं, और वो बिजली से चलती है, सब अपना अपना कार्यक्रम बताते। एक झांकी में आपको उनके क्या नाम है, वसुदेव लेके जा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान को पानी में, दूसरी झांकी में जाएंगे तो किसी का वध हो रहा है, तीसरी झांकी में जाएंगे तो ऐसे एक बना है, उसको आप छू नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर बाहर जाली लगी है, उसको छू नहीं सकते, देख सकते हैं बढ़िया सा। इसीलिए आप उधर जाइएगा तो मथुरा में तो अवश्य जाइएगा, बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर है। हाँ, तो वही कह रहे हैं नाटकों का जन्म जो है कठपुतलियों के नाच से हुआ। कठपुतलियाँ बहुत पहले आप देखे होंगे, 25, 30, 40 साल पहले हमको लगता है, पहले कठपुतली का नाच आता था, कोई आदमी नहीं नाचता। अब तो इतना मतलब अब क्या करें क्या कहें, अब उसके लिए अब आ गया, इतने कम कपड़े में नाचना गाना सबको अच्छा लगता है, तमाम ऐसे उसकी प्रक्रियाएं अच्छी लगती है। पहले ऐसी नहीं था, अब तो जान लीजिए छीछा लेदर हो गई नाच और गाने की, क्या बताएं हम। पहले था कठपुतली की नाच होती थी, ऐसे पता नहीं काट का गुड्डा बनाए रहते थे, तो ऐसे आते थे तो किसी शादी विवाह में तो ऐसे नाचते थे। ठीक, सब लोग बताते हैं, पिताजी लोग, अम्मा जी लोग, तो कहने का मतलब कठपुतली की नाच होती थी। अब तब धीरे धीरे बहुत जो बड़े लोग रहते थे क्या करते थे, तो मान लीजिए अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर नौटंकी होती थी। हाँ, कुछ लोग इस टाइप कराते थे, कुछ लोग अलग अलग जातियों के हिसाब से नाच होने लगी, इस टाइप बातें। तब उसके बाद धीरे धीरे जो बहुत बड़े लोग थे तब क्या कहते थे, उसको ले आते थे, क्या कहते हैं, अभी बाद में बताएंगे उसको। ठीक है, तो उसकी नाच होने लगी, तो धीरे धीरे उसको जो है, हाँ, वो भी संपर्क में आया। हाँ, संपर्क में आया, जैसे होते ना वेश्या,
वेश्या की नाच आने लगी। वो लोग भी अपना ढोल मजीरा तबला हारमोनिया सब लेकर आते थे। तो बड़े बड़े लोगों में बहुत बहुत विशालकाय लोग रहते थे तब उसके घर में, मतलब शादी विवाह में आता था। उनकी नाच होने लगी काफ़ी दिन, वो भी प्रचलन में रहा धीरे धीरे। तब उसके बाद नौटंकी, ये सब डीजे, तब धीरे धीरे बैंड बाजा तो मान लीजिए साथ में जाता था। शादी विवाह के जैसे द्वार द्वार हो रहा तो बैंड ही प्रयोग करते थे। थोड़ा महंगा पड़ता था, काम आदमी ज़्यादा लोग लगते थे इसीलिए महंगा पड़ता था। अब तो क्या है 5,000 से लेकर 10,000 तक डीजे कर देंगे और दिन भर नचाओ खूब। तो समस्या अब आने लगी है। और उसमें नौटंकियों में भी बहुत देखेंगे तो जेंट्स ही लड़की बनते थे, जेंट्स ही लड़का बनते थे, जेंट्स ही पुलिस बनते, जेंट्स ही डाकू बनते थे, जेंट्स ही चोर बनते थे, जेंट्स ही गरीब आदमी बनते थे, किसान बनते थे, जेंट्स ही एक बहुत बड़ा वो बनते थे, क्या नाम का, राजा महाराजा बनते थे। ठीक है, तो काश्तकार बनते थे। हाँ, तो जेंट्स ही सब कलाकारी करते थे। लेकिन धीरे 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 प्रचलन में आता गया। 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तब धीरे उसके पहले तो लड़के ही करते थे। 25 साल के बाद धीरे धीरे लड़कियाँ भी उसमें भाग लेने लगी। अभिनेत्री का काम लड़कियाँ करने लगी और डांसर का काम अभिनेत्री करने लगी। तो इस टाइप धीरे धीरे होता गया, बढ़ता गया। अभी आप ऐसे भी बहुत से ऐसे फेमस नौटंकी देखेंगे तो बहुत से अच्छे कलाकार कार्य करते हैं, जैसे रामपथ हरामी है और भी तमाम ऐसे हैं। हम भाई थोड़ा सा इंजॉय ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब धीरे धीरे प्रचलन में बढ़ता गया। अब तो पूरा काम लगभग 80% लड़कियों का ही है, चाहे नाच गाने में चाहे और भी। तो सब छीछा लेदर हो गया, चाहे गायक हो चाहे गायिका हो। बड़े बड़े गायक भी रहते थे, बड़े बड़े सुनने के लिए भी तबाह हो जाते थे कि जान लीजिए जगह नहीं मिलती थी। जैसे हैदर अली हैं, राम कैलाश हैं, तमाम ऐसे गायक होते थे। तो बहुत बहुत अच्छी कलाकारी के अनुसार पूरा दिन में 4-4 5-5 घंटा देखते थे। जबकि कुछ रहता नहीं, सिर्फ अपनी आवाज़ के माध्यम से वो बताते थे ऐसे कहानी ऐसे हुआ है। हम लोग भी सब लोग देखते थे, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब है कठपुतलियों के द्वारा हुआ, स्वंगों से हुआ और नाटकों के द्वारा रासलीला से हुआ और पर्वों का जन्म हुआ, नाटकों को हुआ। श्रद्धा प्रकट करते हैं मृतात्माओं को। ऐसे मुख्य पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए। अब तो बहुत गाना का देखने का बहुत मन नहीं कहता है कि अब न डांसर का न गाने का बोल तो हम तो समझ ही नहीं पाते। आपको बता दें, ऐसे आपको बता दें, एक गाना था आपको बता दें, हम उसको बहुत अभी मई में गए थे एक शादी में, तो बहुत समझे क्या कह रहा है यार, समझ में तो आए क्या कह रहा है। क्या कहते, सेंट लगा लो ऐसे कुछ कहता है, चुनरी। तो हम कहे क्या कह रहा है यार। तो एक बच्चे से पूछे क्या कह रहा है, डीजे वाले से। मैंने कहा यार क्या गाना लगाए हो। कहे नहीं सेंट ऐसे परफ्यूम लगा लो। परफ्यूम मीन इत्र होता है ना, तो वही बात है। तो हमने सोचा बताइए ऐसे गाने का प्रयोग है कि हम ही नहीं समझ पा रहे हैं तो और को लोग लगभग समझते होंगे। तो इस टाइप छीछा लेदर गाने का भी हो रहा है और अभिनय का भी हो रहा है। अभिनय में भी ऐसे गलत धारणाएं लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग कृपया उससे बचिए, क्योंकि संस्कृत के छात्र हैं। आप लोग पहले अपना देखिए, कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाइए, चाहे टीजीटी पीजीटी है तो कुछ भी हो जाइए, लेकिन उसके बाद ही उस पर बहुत ध्यान न दीजिए। ठीक है, चलिए अगला हम चलते हैं। अगला राइटर कौन कहे हैं, तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखते हैं नाटक की उत्पत्ति जो है और कौन कौन कहाँ किए हैं। प्रोफेसर ल्यूडर्स, LUDERS, ल्यूडर, नाटकों का जन्म कह रहे हैं छाया नाटकों का, अर्थात छाया द्वारा दिखाए जाने वाले नाटकों से हुआ। नाटकों का जन्म जो है कह रहे हैं छाया नाटक जो होता है, छाया नाटक जान रहे हैं, जैसे किसी छाया प्रति द्वारा दिखाए जाने वालों नाटकों से हुआ। ठीक है, प्रोफेसर मैक्स म्यूलर कह रहे हैं, या मैं XMULLER म्यूलर, और प्रोफेसर सिल्वा लेवी SYLVAN सिल्वा LEVI लेवी। ठीक, प्रोफेसर फान श्रोएडर, ये VAN वैन फॉन होना चाहिए यार, FAN फॉन, नहीं ठीक,
वान है, फॉन, फॉन, फॉन तो भी ले लिए, SCHROEDER, श्रोएडर, ठीक है। तो और डॉक्टर हर्टल, HERTL, हर्टल ने कह रहे हैं भारतीय नाटकों की उत्पत्ति जो है सिर्फ ऋग्वेद संवाद सूक्तों से हुई है। इतने विद्वान कह रहे हैं, एक विद्वान, 2, 3, 4 विद्वान, मैक्स मिलर, फॉन और सिल्वा, डॉक्टर हर्टल, ये कह रहे हैं ऋग्वेद के जो है नाटक की उत्पत्ति सिर्फ ऋग्वेद के संवादों से हुआ, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग भी जानते रहें, ठीक है। डॉक्टर वेबर ने कह रहे हैं, प्रोफेसर वेबर, VEVER, प्रोफेसर विडिश, VINDESCH, विंडिश, भारतीय नाटकों की जो उत्पत्ति है या उद्गम है में यूनानी नाट्यशाला के प्रभाव को प्रभाव चिन्ह करने का प्रयास किया है, ठीक है। भारतीय नाटकों के उद्गम में यूनानी नाट्य कला के प्रभाव सिद्ध करने का प्रयास किया है। फिर डॉक्टर सिल्वा लेवी कह रहे हैं, प्रोफेसर सिल्वा लेवी कह रहे हैं, विद्वानों ने इस मत का समूल खंडन किया। समूल माने पूरे जड़ से खंडन किया, ठीक है। चलिए ठीक है, और कुछ विद्वान है, थोड़ा सा देख लिया जाए तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, अब आप लोग देखेंगे पाश्चात्य विद्वान कुछ हैं, नाटकों का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में हुआ था। नाटक का प्रयोग जो है सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। और प्रोफेसर मैक्स म्यूलर कह रहे हैं और प्रीसेल लेवी और मैकडॉनल्ड कीथ ये सब कह रहे हैं रामायण और महाभारत में स्पष्ट है। किसका? यही नाटक का, ठीक है। सब में स्पष्ट है कि पहले हुआ या होगा। महर्षि पाणिनि का समय ईसा पूर्व से कम 450 ईसा पूर्व माना जाता है। और एक नाट्यशास्त्र की रचयिता शिलालीन थे और दूसरे कृशाश्व थे। एक नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? शिलालीन और दूसरे कृशाश्व थे। अब पाणिनि क्या है? पाणिनि का जन्म जो है 450 ईसा पूर्व है। इनका जो है ग्रंथ जो है व्याकरण ग्रंथ जो है अष्टाध्यायी है और जाम्बवती बीजम इनका नाटक का ग्रंथ है, ठीक है। 2 ग्रंथ इन्होंने लिखे थे अपने हाथों से। अब दूसरा आपको बता दें, दूसरा आपको हो गया महर्षि पतंजलि, 150 ईसा पूर्व इनका जन्म माना जाता है। यह भी महाभाष्य का रचयिता हैं और इन्होंने भी कंसवध, इसी में कंसवध और बलिबंधन नामक नाटक का उत्पत्ति किया था, नाटक लिखा था। कहने का मतलब अब देखिए, आचार्य भरत मुनि जो है यह नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं और 36 अध्याय और 500 पृष्ठ में इन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अवश्य लिख लीजिए इसको पूरे तरह से, और जैसे कि आपका कुछ भी क्वेश्चन न छूटे। अभी आगे हम नाटक का क्रम बताते हैं, नाटक में कौन कौन कैसे कैसे क्रम है और इसका क्लू भी बताएंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, अब अगली कड़ी देखेंगे नाटक के क्रम में। कुछ ऐसे हैं, कुछ भारतीय नाटककारों के क्रम। भास हैं सबसे पहले, तब शूद्रक हैं, पूछा जाता है, कालिदास हैं, तो उसके बाद चौथा आपका अश्वघोष है, 5वां आपका हर्ष है, 6वां आपका ए है, ठीक है, बहुभूत। तो उसी प्रकार से हम थोड़ा सा मार्गदर्शन इस टाइप है आपका 2 लाइन का। भाषई शूद्र कालिका घोष विशाखा हर्ष भट्ट भो भूति नटाका। नाटक का क्रम ए है, हो सकता है 1-2 छूटा हो, ए क्रम सही है, ठीक है। भाषई शूद्र पहला नंबर पे, भाषा नाटक का क्रम सबसे पहले भास ने लिखा, तो बहुत बढ़िया, बहुत विशालकाय, मतलब विशालकाय नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि बहुत 13 नाटकों का प्रयोग किए थे, ठीक है। कम से कम जो है आप देखेंगे तो बहुत सबसे ज़्यादा नाटक इन्हीं का है, प्राचीन में सबसे पहले माना जाता है। तब दूसरे नंबर पर शूद्रक आते हैं,
तीसरे नंबर पर कालिदास आते हैं और चौथे नंबर पे आपके घोष आते हैं, अश्वघोष इसको कहते हैं। और पाँचवें नंबर विशाख दत्त भी है नाटक के रचयिता। और छठवें नंबर पे आपका हर्ष हैं और सातवें नंबर पे भट्ट हैं और आठवें नंबर पे भवभूत हैं। ठीक है, 8 लोग हैं सबसे। भाषई शूद्र कालिका घोष विशाखा हर्ष भट्ट भवभूत नटाका। इस टाइप आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपका नाटक की उत्पत्ति हो गया है। नाटक का महत्व हो गया, भूमिका में नाटक की उत्पत्ति हो गया, 2 हेडिंग आपका हो गया आज। ठीक है, अब जो है आज हमको लगता है बस यहीं तक रहने दिया जाए, क्योंकि अब कल से आपका प्रारंभ हो जाएगा नाटक की संक्षिप्त रूपरेखा। क्या रूपरेखा है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे, पूरी रूपरेखा बताया जाएगा। क्या है वस्तु नेता रसस्तेषाम भेदकः। इस टाइप वस्तु के 2 भेद होते हैं। एक होता है कथा वस्तु के हिसाब से आधिकारिक, प्रासंगिक। इसको मैंने बताया है, अभिज्ञान अगर आप लोग पढ़े होंगे तो पूरी तरह से बताया गया है एक बार, लेकिन अब हम नहीं ये चाहेंगे कि आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जो भाई बहन उसमें छूट गए हों, इसमें अगर आ रहे हैं तो आप भी इसकी रूपरेखा हो सकता कुछ भिन्न होगी। भिन्न तो नहीं हो सकती, लेकिन यह है कि लगभग वही राइटर मिल रहे हैं, वही सब कुछ मिल रहा है। तो आप लोग इसमें देखने से फ़ायदा रहेगा कि 2 बार हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, दोबारा आपके जो भी नहीं समझ में आएगा हो सकता अवश्य आ जाए उसमें। ठीक है, उसी प्रकार से देख लीजिएगा। आधिकारिक होता, प्रासंगिक होता। आधिकारिक वह कथा है जो मुख्य कथा होती है, और प्रासंगिक जो प्रसंग बसाती है, जो फल और स्वामित्व को मिलता है। जैसे रामायण की रामचंद्र की कथा आधिकारिक है। प्रासंगिक क्या है? सुग्रीव रामायण की कथा या शबरी की कथा। ठीक है, पताका प्रकरी है, उसी में आता है, पताका दूर तक जला जाता है, प्रकरी छोटी जाती है। पताका आपका सुग्रीव की कथा हो जाएगी, और प्रकरी आप छोटे छोटे जो प्रश्न आते हैं, जैसे सबरी बैरक खिलाती है, तो ये सब प्रकरी आती है। प्रकरी बकरी जान लो। ठीक है, इसी प्रकार से व्याख्यात के अनुसार जो है शाकुंतल कथा के अनुसार जो है पद्म पुराण में अवलंबित है, और उत्पाद प्रख्यात तो है। अब महाभारत के अनुसार जो है पद्म पुराण के अनुसार शकुंतला की कथा वहाँ पर उपलब्ध है, बहुत पहले से अवलंबित है। उत्पाद वह होती है जो कभी कल्पित हो जाए, जैसे शूद्र की मृत्यु सकटिकम। ठीक है, अभोवत के मालती माधवम। अब मिश्र क्या है? दोनों होती है। ठीक है, अवलंबित होता है, जिससे कभी कल्पित भी हो और मिश्र होता है, कुछ कभी कल्पित रहे और कुछ सही वो रहे। ठीक है, जैसे आपका जैसे आपको इतिहास पर अवलंबित रहे। जैसे आप समझ लीजिए, अरे नहीं है एक ठो कभी कल्पित में, कभी कल्पित तो नहीं कह सकते उसको शिवराज विजय को, लेकिन यह है कि कभी कल्पित जैसे आप कथा मुखम को देख लीजिएगा, तो उसको कभी कल्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप इतिहास परक है। तो 5 अर्थ प्रक्रिया बताएंगे। बीज बिंदु पताका प्रक्रियाकारी। ठीक है, और बीज कैसे पलवती पुष्पित होती है, उसी प्रकार से आपको हम आराम यत्न प्रस्थाता नेता फलागम और मुख प्रतिमुख गर्भ अवमर्श विमर्श अवमर्श उपृहति, इस टाइप आपको बताएंगे क्या क्या होने वाला है उसमें, यही सब बताया जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कथा वस्तु के जो उक्षेपक होता है, अर्थोक्षेपक। अर्थ को फेंकते हैं, कैसे फेंकते हैं? कुछ प्रवेशक होते हैं, विष्कंभक होते हैं, प्रवेशक होते हैं, चूलिका होती है, और अंकाश अंकाशतार। ये सब 5 बहुत बहुत आवश्यक है। कथा बस 3 भाग होते हैं, अभिनय के सुनने और सुनाने की दृष्टि से, सर्वश्राव्य और आश्राव्य। सर्वश्राव्य जो सब सुने, आश्राव्य माने जो कुछ लोग सुने। निश्राव्य एकदम सुनने लोग हो, 2 भाग होता है, एक जनांतिक होकर अपवारिक होता है। जनांतिक मन में होता है क्या मैं टीजीटी में पास होऊंगा कि नहीं, हर कुछ आव बकते हैं, ये जनांतिक है। अपवारिक क्या है? जो मुंह फेर के दूसरी तरफ बात करते हैं, वही है अपवारिक। ठीक है, इसी टाइप में हम चाहेंगे कि आपको और अच्छा बेहतर ही आए, जिससे कि आप लोग और अच्छे ढंग में कर सकें। ठीक है, एक तरफ से देखिए वीडियो को, एक तरफ लाइव देखिए, चाहे प्राइम देखिए, लेकिन जो छूट गए हैं, मान लीजिए आगे पीछे हो जाते हैं, तो मान लीजिए तो अवश्य बाद में देख लिया करें पूरा वीडियो, पूरा काम। ठीक है,
ये नहीं कि आधा अधूरा ऐसे वीडियो रखें और उसके बाद आधा अधूरा ज्ञान दे के हटाओ, नहीं, एक तरफ से पढ़िए, पूरा ज्ञान लीजिए, पूरा जो है मेहनत, पूरा ज्ञान, ठीक है। आप 40 मिनट 50 मिनट जो भी देखेंगे आपको पूरी बात एक तरफ से सुनने को मिलेगा। नए नए टेक्निक के अनुसार जो है मैं बताने का प्रयास करूँगा और आप लोग अवश्य इसको देखने का प्रयास करें, ठीक है। सभी भाई बहन वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर दिया करें, जो नए हैं मान लीजिए, जो पुराने हैं तो किए उनके लिए धन्यवाद। और सब्सक्राइब का मतलब है जैसे आप अगर देख रहे हो तो लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें, वीडियो अच्छी लगी तो, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका शेयर करना ही मेरे लिए अधिकर होगा, रुचिकर होगा और मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है।